हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उसके टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बजट की चीज़ें देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। तो सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है इस बार के बजट का, यानी कि 2023-24 के बजट का टोटल खर्च इस बार है 45 लाख करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 35 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें है 10 लाख करोड़। ये सब जो डाटा है ये याद करने लायक है, इसको याद कर लीजिए। और इस बार बजट में फिस्कल डेफिसिट रहा है 5.9% का, रेवेन्यू डेफिसिट रहा है 2.9% का, प्राइमरी डेफिसिट इसमें रहा है 2.3% का एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहा है 1.7% का। तो इसको आप इस तरीके से याद कीजिए, 59, 29, 23, 17। इस डाटा को आप याद कर लीजिए, बिल्कुल इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। इसी के साथ जो मनी अलोकेटेड की गई है यूनियन बजट में डिफरेंट सेक्टर्स को, उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ से भी बनता है। तो देखो, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20% बजट में अलोकेटेड हुए हैं। स्टेट का जो शेयर है टैक्स और ड्यूटीज़ में, उसके लिए 18% अलोकेटेड हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17%, और एक डिफेंस का देख लीजिए, ये ज़रूरी है, 8% इसके लिए अलोकेटेड हुआ है बजट में। सब्सिडीज़ के लिए 7%। इसके अलावा एक और फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, सोर्स जो है होता है बजट के इनफ्लो का, वो होता है सबसे ज़्यादा बोरिंग से और अदर लायबिलिटी से जो पैसा आता है, सबसे ज़्यादा बोरिंग से और अदर लायबिलिटी से आता है। 34% पैसा हमारा बोरिंग से आता है। जीएसटी से 70% आया है और इनकम टैक्स से 15%। तो बस यही सब डाटा इंपॉर्टेंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच बैंक रिलीज द करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 रिपोर्ट? किस बैंक ने मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है हमारे आरबीआई ने, ऑप्शन ए। तो इस बार की थीम थी टुवार्ड अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसने बताया कि इंडिया को कम से कम 2.5% जीडीपी का जो होता है 2030 तक ग्रीन फाइनेंसिंग को देना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारा एम है 2070 तक का हमें नेट कार्बन जीरो एमिशन प्राप्त करना है, वो तभी जाके कंप्लीट होगा यदि हम हर साल 2030 तक 2.5% जो है ग्रीन फाइनेंसिंग को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन अप्रैल 2023 व्हाट इज द रेपो रेट? अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो रेपो रेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए करंट में कितना है। तो ये हो गया ऑप्शन बी 6.5 या फिर कहें तो 6.50%। तो जो भी रेपो रेट से जुड़े होते हैं तो इसको देख लीजिएगा, इस डाटा को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें नीचे वाला नहीं लिख रहा है। तो देखो, इसमें जो रेपो रेट रहा है इस बार वो है 6.50% जो है एस्टिमेट हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, रेपो रेट क्या होता है? जब जो है आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनको बोरो मतलब उधार देती है और किस इंटरेस्ट रेट पे देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी कि कॉमर्शियल बैंक यदि आरबीआई से उधार लेंगी तो किस वो दर पे लेंगी, किस इंटरेस्ट रेट पे लेंगी, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और ये जो डिसाइड करती है आरबीआई इस आधार पे करती है कि उनको मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए या नहीं। यदि वो चाहते हैं कि मार्केट में पैसा आए, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे कि कम इंटरेस्ट रेट रखेंगे ताकि जो बाकी बैंक्स हैं वो आरबीआई से सस्ते दर पर पैसा लें। और यदि वो सस्ते दर पर पैसा लेंगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो जैसे हम जैसे लोग हैं उनको वो लैंड कर सकते हैं, उनको वो पैसे उधार में दे सकते हैं। तो जब लोगों को वो पैसे उधार में देंगे यानी कि जो मनी है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि दूसरी ओर ये चाहती है आरबीआई कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए, पैसे कम हो जाएं, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो उनके पास पैसा कम हो जाएगा लेने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कौन लेगा पैसे। तो जब उनके पास ही पैसे कम हो जाएंगे तो बाकी जो दूसरे लोग हैं जैसे हम जैसे लोग हैं उनको फिर वो कम ही देंगी, तो यहाँ से मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो करंट में जो रेपो रेट है वो 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% इन्होंने अनाउंस कर दिया है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही इस समिति का उद्देश्य होता है और इसलिए डिफरेंट टाइम पे ये रेपो रेट और इन सब चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। इस बार स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6.25% एंड एमएसएफ है 6.75%।
MSF एक ऐसी विंडो होती है बैंक के लिए जो इमरजेंसी यदि पड़ जाए तो RBI से उस केस में बोरो करना, उसको बोलते हैं MSF। एंड यहाँ पे SDF का क्या मतलब है, ये भी एक मॉनिटरी टूल है जो बैंक को अलाउ करता है कि वो अपना एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो RBI के साथ पार्क कर सकें विदाउट एनी कोलेट्रल, और ये जो है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, बैंक कहीं डूब ना जाए, इमरजेंसी में पैसे बिल्कुल ही ना बचे, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मैंडेटरी है बैंक के लिए और इस बार है 4.50%। मैंडेटरी का मतलब होता है 4.50% पैसे जितने भी आपके पास डिपॉजिट है उनमें से 4.50% कैश के रूप में होने चाहिए। एंड एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट आपका गोल्ड के रूप में या फिर SDR के रूप में, SLR के रूप में आपके पास होना चाहिए। 18% ये अनाउंस हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन फाइंड 1.73 रुपये करोड़ फॉर इनकरेक्ट क्रेडिट कार्ड डाटा। गलत क्रेडिट कार्ड डाटा के लिए किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है HSBC पे, और RBI ने पेनल्टी इम्पोज करी है जिसकी फुल फॉर्म है HSBC की हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, और इन्होंने कुछ जो रूल्स हैं उनका पालन नहीं किया है जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रूल्स हैं 2006 के, तो उन्हीं के आधार पर इन पर ये जो है जुर्माना लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष। किस बैंक ने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है? तो ये HDFC ने की है, और इन्होंने लॉन्च किया है विशेष प्रोग्राम जो कि एम करता है कस्टमर जो होते हैं सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, उनके लिए ये विशेष प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP ग्रोथ डिड मूडीज प्रेडिक्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू रिकवर इन 2023। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के ठीक होने के लिए मूडीज ने कितने प्रतिशत GDP विकास की भविष्यवाणी की है? तो इन्होंने की थी 5.5% की। ऑप्शन ए इसमें सही है। In which country were more than 1 million polio vaccine destroyed amid violence? हिंसा के बीच किस देश में 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो यह है सूडान ने ऐसा किया है कि हिंसा के वजह से वहाँ पे 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो गई हैं। Which country became the largest recipient of ADB loans in Asia in 2022? कौन सा देश 2022 में एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लोन प्राप्त हुए हैं ADB बैंक से। Which country is providing $3 billion in financing support to Bangladesh for metro lines, CNG buses and railway signaling system? कौन सा देश मेट्रो लाइन, CNG बसों और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए बांग्लादेश को $3 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? तो ये कर रहा है साउथ कोरिया। ऑप्शन बी, साउथ कोरिया हेल्प कर रहा है बांग्लादेश की। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद द यूनाइटेड किंगडम? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इंडिया ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। फिच रेटिंग ने प्रेडिक्ट किया है इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023-24 के लिए कितने %? तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है 6.0%। तो ये डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के आधार पर रेटिंग जो है प्रोवाइड करती हैं कि इतनी शायद ग्रोथ हो सकती है, इनका ये एस्टिमेट होता है। और वर्ल्ड बैंक ने फिजिकल ईयर 2024 के लिए 6.3% ग्रोथ एस्टिमेट करी है हमारे इंडिया की। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान टू एम्पावर मर्चेंट एंड टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू वेरियस डिजिटल मोड्स? तो किस बैंक ने हाल ही में व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए और विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन बी। कौन से कंट्री ने अनाउंस किया है एडिशनल मिलिट्री एड ऑफ $1.2 बिलियन फॉर यूक्रेन? किस देश ने यूक्रेन के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये की है यूनाइटेड स्टेट ने। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कुछ रीसेंट फैसिलिटीज़ देख लीजिए जो कि लॉन्च हुई हैं बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में। जैसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रो पे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ICICI प्रू गोल्ड। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है उसका प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म महाबैंक महाराष्ट्र। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन पे जिसका नाम है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव पॉलिसी व्हीकल्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने ब्रोकन कर दिया है इन द क्लब ऑफ वर्ल्ड्स 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाई पैसेंजर्स हैंडल एज पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार इनमें से कौन सा हवाई अड्डा यात्रियों द्वारा संचालित दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है? तो ये हो गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ये वर्ल्ड्स के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आ गया है। और 9th इसकी रैंक है। चाइना जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है यूएस के बाद। सबसे ज़्यादा जो एविएशन मार्केट है वो यूएस का है, उसके बाद चाइना का है। Which of the following bank has recently launched परिवार फैमिली सेविंग अकाउंट इन फिस्कल ईयर 2024 to minimize the gap between deposit growth and credit growth? तो निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर को कम करने के लिए फिस्कल ईयर 2024 में परिवार बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मराठा उद्योग रत्न अवार्ड? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलेश सांबरे को किया गया। तो नीलेश भगवान सांबरे ऑल्सो नॉन एज अप्पा, जो कि फाउंडर हैं जजायु एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ और संस्था, इनको अवार्ड किया गया है मराठा उद्योग रत्न अवार्ड। और जीजू संस्था जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर थ्रू सेल्फ अर्निंग फॉर पास्ट 14 ईयर, यानी कि 14 सालों से ये ऐसा कर रहे हैं। Which state had the highest utilization to released fund ratio of MP-led fund in fiscal year 2023? वित्तीय वर्ष 2023 में किस राज्य में MP-led फंड का उपयोग से रिलीज फंड अनुपात सबसे अधिक था? तो ये था गुजरात का। ऑप्शन 20 में सही है। तो MP-led के माध्यम से जो MPs होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए उनको पैसे मिलते हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो 66 करोड़ जो है लोकेटेड हुए थे इस स्टेट को, और इसने यूटिलाइज किए हैं 95.77 करोड़ रुपए, जो कि 145.11% इसमें ज़्यादा रहा है। और ये जो डाटा रिलीज किया गया था ये रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। Which of the following bank has introduced easy EMI facility for UPI payment made by scanning QR code? निम्न में से किस बैंक ने QR कोड को स्कैन करने के लिए UPI भुगतान के लिए आसान EMI सुविधा शुरू की है? तो ये की है ICICI बैंक ने। अब रिसेंट फैसिलिटीज़ देखेंगे जो कि लॉन्च हुई हैं बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे कि DBS बैंक ने जो है इंडिया का उसने लॉन्च किया है डिजी पोर्टफोलियो। कैनेडा बैंक ने लॉन्च किया है प्रीमियम पेरोल अकाउंट। एक्सिस बैंक और वीजा ने जॉइंटली लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रो पे, जो कि बेस है पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ICICI प्रो गोल्ड। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है ब्लूसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी? तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 13वें प्रबंध भारत पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन सी इसमें सही है। तो रिसेंट अवार्ड इसी के साथ देखो, मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड मिला है नीलेश सांबरे को। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा मिला है इंडियन अमेरिकन डॉक्टर नित्या अब्राहम को। पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल मिला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बाय द यूनिवर्सिटी, यहाँ से कट हो रहा है, बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये मिला है नवीन जिंदल को। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला था JK की आलिया मीर को। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स? कौन सी कंपनी 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है यस बैंक। तो यस बैंक में ऐसा हो गया है कि 50 लाख शेयर होल्डर से ज़्यादा वो कंपनी ऐसी बन गई है। तो यस बैंक फाउंड हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO इसके प्रशांत कुमार हैं। चेयरमैन इसके सुनील मेहता हैं। टैगलाइन है इसका एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है पायलट स्कीम जिसका नाम है मिशन 50 के EV4 ECO बेटर फाइनेंसिंग टर्म के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में और स्ट्रेंथन करने के लिए होल इकोसिस्टम को? तो ये किया है सिडबी ने। ऑप्शन सी इसमें सही है।
सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फाउंड हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है एंड चेयरमैन एंड एमडी इसके शिवा एस रामन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज री इंट्रोड्यूस्ड 400 डेज अमृत कलाश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो निम्न में से किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी योजना फिर से शुरू की है? तो ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये 1 जुलाई 1955 को फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन 2023? 2023 में अपेक्षित वैश्विक व्यापार वृद्धि का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये है 1.7%, ऑप्शन बी। तो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड की गई थी 1.7% 2023 में, जो कि लोअर रही है 2.7% ग्रोथ से 2022 में जो थी, अकॉर्डिंग टू WTO। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज लिस्ट 2023? तो इनमें से किस शहर ने विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क ने। तो न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है वेल्थिएस्ट सिटीज़ में, जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। दूसरे नंबर पे टोक्यो है जापान का। तीसरे पे बे एरिया है जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। मुंबई हमारे इंडिया की बात करें तो 21वें नंबर पे है। दिल्ली 36, कोलकाता 63 एंड हैदराबाद 65। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया की, जो कि बिल्ड हुई है और फंड की गई है इंडियन असिस्टेंस से, कौन से साल में पूरी हो जाएगी? तो ये होगी ऑप्शन बी 2025 तक। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लाडली बहना स्कीम, जिसके अंतर्गत हर वुमेन को 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगी? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। किसको चुना गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए? तो इनको चुना गया है शशिधर जगदीशन को। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं HDFC बैंक के। CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं टिम मायोपोलस। सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1983 को। फाउंडर्स के रॉजर बी स्मिथ हैं, प्रेसिडेंट हैं इसके ग्रेगरी W बेकर। हेडक्वार्टर इसका USA में है। इंडिया ने साइन किया है MOU किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ, जो कि स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन एंड प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग में? तो ये किया है इन्होंने स्वीडन के साथ। नेटवर्किंग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वीडन के साथ इंडिया ने ये MOU साइन किया है। और इसका जो एम है वो है प्रमोट करना मोबिलिटी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कंट्रीज़ में। तो इसी के साथ रिसेंट MOUs देख लीजिए। तो देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। इंडिया ने साइन किया है MOU USA के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने साइन किया है MOU टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ कैंसर केयर के लिए। इंडिया ने साइन किया है MOU साउथ अफ्रीका के साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में कॉपरेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम रहा है इंडिया में? तो ये है बिहार का। बिहार का है 61.8% और केरल का सबसे हाईएस्ट है 94%। किसने लॉन्च किया है वुमेन्स आइकन्स लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023? तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। कौन अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो ये हुए हैं दीपक मोहांती। किस सेंटर ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑयल जेटी एट दीनदयाल पोर्ट कांडला इन गुजरात फॉर हाउ मेनी करोड़ रुपए? तो केंद्र ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह कांडला में कितने करोड़ रुपए की तेल जेटी के विकास की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है 123 करोड़। कौन से राज्य ने कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाले ये पहले राज्य ऐसा बन गया है? तो ये बन गया है केरल, ऑप्शन डी। तो कौन से राज्य ने देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का कृषि निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 43.37 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है? तो ये है 6.0%, ये बढ़ गया है 0.04%। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार निम्न में से किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऐसा स्थान मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन हर पेमेंट डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के ओकेशन पे। तो क्या थीम रही है इस बार के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की?
तो ये रही थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ये ऑब्जर्व किया गया था 6 से 12 मार्च। और रिजर्व बैंक ने एक और इनिशिएटिव निकाला है जिसका नाम है 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम, जो कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो पेमेंट सिस्टम है वो 75 विलेज को अडॉप्ट करेगा अक्रॉस द कंट्री और उनको बनाएगा डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस। कितनी अच्छी पहल है। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह के अंत में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन्होंने स्टार्ट करने का बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ जॉइंड हैंड विद FMCG Giant ITC टू ऑफर लैंडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू फार्मर्स? किस बैंक ने किसानों को ऋण देने वाले उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए FMCG दिग्गज ITC के साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने मिलाया है एक्सिस बैंक के साथ। इंडिया ने साइन किया है MOU कौन सी कंट्री के साथ फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप? तो भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? USA के साथ इन्होंने किए हैं। तो रिसेंटली कुछ इंडिया ने साइन किए हैं MOU दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो देख लीजिए। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने साइन किया है MOU टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ कैंसर केयर के लिए। इंडिया ने MOU साउथ अफ्रीका के साथ शेयर किया है डिसेबिलिटी सेक्टर में कॉपरेशन के लिए। इंडिया ने चील के साथ MOU साइन किया है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कॉपरेशन के लिए। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने साइन किया है MOU भारत अफ्रीकन चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के साथ MOU कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ने एलोकेटेड की है बजट में 9023 करोड़ रुपए टुवार्ड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विच इसरोज मिशन? तो सरकार ने इसरो के किस मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 9023 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? तो एक गगनयान प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया है। ऑब्जेक्टिव क्या था गगनयान प्रोग्राम का? टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड सेफ रिटर्न, कि ह्यूमन्स को स्पेस में ले जाया जाए और सेफ रिटर्न वापस भी लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं कितनी मेगा टेक्सटाइल पार्क इंडिया में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 7 की है रिसेंटली मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कौन से स्टेट में बनेंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन 26% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर? तो कौन सी रिपोर्ट के अनुसार जो ऐसा माना गया है कि 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है? तो यूनेस्को ने ऐसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट परसेंट डिड RBI गोल्ड रिजर्व इंक्रीज टू 794.64 टन इन 2022-23? 2022-23 में रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार कितने प्रतिशत बढ़कर 794.64 टन हो गया है? तो ये हो गया है ऑप्शन सी 4.5% ही बढ़ गया है। व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2023? तो अप्रैल 2023 तक भारत पे वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है? तो ये है ऑप्शन ए 5.66%। तो करंट में इन्फ्लेशन रेट है अप्रैल 2023 के हिसाब से 5.66%, याद रखिएगा। तो ये लेटेस्ट डाटा जो है रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज से डिड द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज इन मार्च 2023 एज कंपेयर टू द इंडेक्स ऑफ मार्च 2022? तो मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों की संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 3.6% की। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की राशि कितनी है? तो ये है 6000 करोड़ रुपए। What is the percentage of wholesale price based inflation for March 2023 which declined to a 29-month low? मार्च 2023 के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति का कितना प्रतिशत है जो 29 महीने के निचले स्तर पर आ गया है? तो ये है 1.34%। Which is the first district to register 10,000 new MSME? तो 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो ये है एर्नाकुलम जो कि केरल का है। ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक पीएम मोदी लॉन्च विच फ्यूल? भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान पीएम मोदी ने किस ईंधन का शुभारंभ किया? E20 का इन्होंने किया था।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बायोफ्यूल्स का ब्राज़ील और यूएसए हैं, जिन्होंने अचीव कर ली हैं ऑलरेडी E100 फ्यूल। अभी हम E20 फ्यूल्स पे हैं, जिसमें हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे 80% पेट्रोल के साथ। और हमारा जो एम है अचीव करना है हमें नेट जीरो एमिशन 2070 तक का है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? तो ये किया है इंडिया ने। तो G20 मीटिंग के अंतर्गत इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह ही है और जिसका उद्देश्य है बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करना। और बहुत अदर कंट्री जो कि ब्राज़ील और यूएसए जो हैं, इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं ये बायोफ्यूल अलायंस के। गोल क्या है इंडिया का? ये है इंडिया को टारगेट जो है रखा है इन्होंने 20% इथेनॉल ब्लेंड का गैसोलीन के साथ 2025 तक। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। रिसेंटली एंजल टैक्स हैज़ बीन अमेंडेड, इट इज़ एसोसिएटेड विद। हाल ही में एंजल टैक्स में संशोधन किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये स्टार्टअप से संबंधित है। तो इक्विटी अमाउंट जो है स्टार्टअप के द्वारा जो रिसीव होगी विल बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स और ना कि एंजल टैक्स के द्वारा। तो एंजल टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स है जो कि अनलिस्टेड कंपनी जो होती हैं, स्टार्टअप जो होते हैं, वो होते हैं लायबल पे करने के लिए, जो भी वो कैपिटल रेज करते हैं इश्यूज ऑफ शेयर के माध्यम से। विच ऑफ द स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अम्लन अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली? तो किसने शुरू किया है ये प्रोग्राम? ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। तो ये 1.37 करोड़ लोगों को बेनिफिट करेगा, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड एडोलसेंट एंड चिल्ड्रंस। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं गणेशी लाल। IAF टू एक्वायर न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर विच मिशन? तो IAF किस मिशन के तहत नए परिवहन विमान प्राप्त करेगा? तो ये करेगा मेक इन इंडिया के तहत। फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कमेंस एट पर्टिकुलर इन राजस्थान। तो पहली G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक राजस्थान में कहाँ पर हुई? तो ये हुई जोधपुर में। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने सपोर्ट किया है श्रीलंका के डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को? तो ये है ऑप्शन से इंडिया ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला ये पहला देश है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखिए। कौन सा स्टेट ने रैंक किया है द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार? तो ये कर्नाटक है। कौन से बैंक ने पार्टनर किया है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ अंडर द को लैंडिंग मॉडल टू ऑफर सिक्योर्ड MSME लोन्स टू मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर इन सेमी अर्बन एरियाज? तो सेमी अर्बन एरियाज में मिडिल एंड इनकम लो इनकम बोरोवर को MSME लोन सिक्योर करने वाला बन गया है एक्सिस बैंक। भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023? हाल के बजट 2023 के अनुसार वार्षिक 3 लाख आय वाले व्यक्ति को कितना कर देना होगा? ये इनको 0% देना होगा, यानी कि यदि आपकी इनकम एक साल में 3 लाख तक है तो आप एग्जैम्प्ट हैं टैक्स से। वहीं यदि आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो 5% आपको देना पड़ेगा। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 6 से 9 लाख यदि आपकी इनकम है तो 10% का टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख की इनकम होने पर 15% का, एंड 12 से 15 लाख के होने पर 20% का, और यदि आपकी इनकम 15 लाख से एबव है तो 30% का आपको टैक्स देना होगा। हाउ मैनी न्यू लैब्स विल बी डेवलप फॉर 5G सर्विसेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बजट 2023? भारत में 5G सेवाओं के लिए कितनी नई लैब विकसित की जाएंगी? तो ये 100 होंगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर नंबर ही पूछ लिया जाता है। तो 100 लैब जो है डेवलप होंगी जो कि 5G सर्विसेज का यूज करेंगी, और ये सेटअप होंगी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में। और न्यू रेंज जो है अपॉर्चुनिटीज़ की प्रोवाइड करना है, इसलिए जो है ये जो लैब्स हैं ये बनाई जा रही हैं। फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू कम डाउन टू हाउ मेनी % इन 2025-26? तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने % तक कम होने का अनुमान है? तो बताया जा रहा है 4.5% कम हो जाएगा। तो 2022-23 तक 6.4% लाना है, उसके बाद 5.9% 2023-24 तक, फिर उसके बाद 2025-26 तक 4.5% का इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। बजट 2023 में मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया कौन से साल तक रखा गया है? तो ये 2047 तक। सिटी फाइनेंस रैंकिंग एम्स टू इवैल्यूएट, तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य क्या मूल्यांकन करना है? तो अर्बन लोकल बॉडीज को। तो ये रिलीज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये जो है रैंक करती है सिटीज़ को 4 पॉपुलेशन कैटेगरीज में, एक एबव 4 मिलियन, 1 to 4 मिलियन पीपल, या फिर जिसमें होते हैं 1 मिलियन तक पीपल, या फिर लेस देन इसमें होते हैं 1 लाख तक के जिसमें लोग होते हैं वहाँ तक। ये 4 कैटेगरीज में जो है पॉपुलेशन को वो स्कोर करती हैं।
हु हैज़ रिलीज डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स, डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है RBI ने। तो जो इंडेक्स है कैलकुलेटेड होता है 2018 को 20 ईयर मान के, और 2023 का जो DPI है उसमें इंडिया का स्कोर है 377.46। 2022 में 349 था एंड 2021 में 304 था। तो इसी के साथ RBI ने कंक्लूड किया है कि डिजिटल पेमेंट कंट्री में इंक्रीज हो गई है 24.13% की बढ़ोतरी के साथ। पेन टू बी यूज्ड एज कॉमन आइडेंटिफायर, इट इज़ हाउ मेनी डिजिटल नंबर। तो पेन का उपयोग सामान्य पहचानकर्ताओं के रूप में किया जाएगा। ये कितने अंकों की संख्या है? तो ये है 10 की, ऑप्शन सी। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करेगी पेन का एज अ यूनिवर्सल आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम। तो ये रिड्यूस करेगा जो भी इंफॉर्मेशन में डुप्लिसिटी हो जाती है, और जो भी बोझ बढ़ गया है उसको कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट इज सीन एनहांस बिजनेस एट गिफ्ट सिटी इट इज़ लोकेटेड इन। तो गिफ्ट सिटी लोकेटेड है गुजरात में। फुल फॉर्म है इसकी गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक टेक, और ये पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है इंडिया में। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ट्राइब्स से। तो 15,000 करोड़ जो है एलोकेटेड हुए हैं इस मिशन के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो ये है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो प्रोग्राम जो है लैक ऑफ यूथ को ट्रेन करेगा अगले 3 सालों में, और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको देख लीजिए। जो कल का पेपर हुआ था इसमें यही क्वेश्चन पूछा था UPPSC में कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने की बात हो रही है, तो 30 इसमें सही था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? स्किल जो है यूथ की उसको बूस्ट करना है। ले ऑफ वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, समाचार में देखा गया छटनी किससे संबंधित है? तो ये है जॉब्स से। ले ऑफ का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज़ को हटा देना, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है कि प्रॉफिट कम हो गया है। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन जो कि वन ऑफ लार्जेस्ट टेक कंपनीज है वर्ल्ड में, इन्होंने अपने 3,500 एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया है। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक किसने जारी किया है? तो ये किया है IMF ने। तो इसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है इंडिया में कम हो गई है 6.8% मार्च 2023 में। फर्दर 2023 के अंत तक इन्फ्लेशन 5% हो जाएगी। 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है 4% हो जाएगी। तो रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है 2023 में 6.6% तक घट गई है, और जो कि 8.8% थी 2022 में। बायो एशिया फोरम इज टू बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो बायो एशिया फोरम का आयोजन किस शहर में किया जाना है? तो ये है हैदराबाद। 2023 में इंडिया ज्वाइन किया है इन्होंने UK गवर्नमेंट के साथ इस फोरम को होस्ट करने के लिए। और इस साल जो फोकस है इसका वो है MSME सेक्टर पे, और थीम रही है शेपिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022। तो किस संस्था ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये की है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और थीम थी टू लिटिल टू स्लो। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो ये होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टाइटल है रेमिटेंस ब्रीफ ग्लोबल हेडबाइंड, स्पेशल फोकस था क्लाइमेट माइग्रेशन पे। एंड अपडेट ऑन माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फ्लो जो होते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। विच स्टेट हैज लॉन्च लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समिति इशूड बाई, तो जो कि बाई मंथली यानी कि हर 2 महीने में एक बार आती है, तो ये होती है RBI के द्वारा। सिडबी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है MSME को हेल्प करने के लिए? तो गूगल के साथ। कौन से स्टेट ने टॉप किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में? तो पुडुचेरी ने किया है। ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था। अक्रॉस 3 क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस, बेसिक ह्यूमन नीड्स, जिसमें आता है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, आता है अपॉर्चुनिटी, आता है। यही इसमें बस इम्पोर्टेंट था। वर्ल्ड रिपोर्ट जो कि हेल्थ ऑफ रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट पे थी, किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम थी इस बार की हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट, टाइम टू एक्ट नाउ। टॉप रेमिटेंस कंट्रीज हैं अमॉन्ग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे मैक्सिको है। और लार्जेस्ट सोर्स कंट्री जहाँ से सोर्स बनता है वो है USA, UAE एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 8 साल पूरे किए हैं, किस साल लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में लॉन्च। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक नेशनल मिशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना है एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट।
नमस्ते स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है? तो ये हुई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। लॉन्च हुई थी 2022 में इन द कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, जीरो फर्टिलिटीज करना है सैनिटेशन वर्कर में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। कौन से स्टेट ने रैंक किया है फर्स्ट इन द एशियन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? तो ये किया है केरल की सरकार ने। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किए हैं गोल्ड कॉइन टू टैकल इन्फ्लेशन? तो महंगाई से निपटने के लिए जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किए हैं। हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमन ओवरटेकिंग चाइनाज यंग हायान? तो चीन की यांग हायान को पछाड़कर कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सावित्री जिंदल। किस मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वीरेंद्र कुमार ने। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? सेल करना है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को और शोकेस करना है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंस्टॉल किया है कंट्री का लार्जेस्ट बाइंड टरबाइन जनरेटर कौन से स्टेट में? तो ये इन्होंने किया है ऑप्शन बी गुजरात में। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट की हैं 13 रोड प्रोजेक्ट वर्थ ₹5,315 करोड़ रुपए कौन से स्टेट में? इन्होंने मध्य प्रदेश में किए हैं। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड नेम्ड फास्टैग? तो ये किया है ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल इंक्रीज करने के लिए परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री में? तो ये किया है RK सिंह ने। श्री कुमार मंगलम बिरला ने रिसीव किया है पद्म भूषण अवार्ड कौन से स्टेट से हैं ये? तो ये है महाराष्ट्र से। कौन सी सिटी जो है सिलेक्ट हुई है तो होस्ट करने के लिए WEF सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो चौथे औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया गया था? हैदराबाद का। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जिसकी वीकेस्ट इकोनॉमी है? तो ये पाकिस्तान की है। कौन से बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक जो है इंडिया का बना दिया गया है? तो यह HDFC। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी और कनेक्टिविटी का जो है कहाँ पे सेटअप हो रहा है, कौन से स्टेट IOT में? तो ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। कौन से इंडियन शहर ने ऐसा शहर बन गया है सेकंड इंडियन सिटी जो कि इशू कर रहा है म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो ये बन गया है बड़ोदरा। फर्स्ट बेंगलुरु था। इंडिया का पहला सोवन ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया था, ये किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। विच कंपनी बिकम द 12th कंपनी टू गेट महारत्न स्टेटस? तो महारत्न स्टेटस का दर्जा भी मिल गया है REC को। विच कंट्री इमर्ज एज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? तो दूसरी बन गई है इंडिया और पहले नंबर पे है इसमें चाइना। इंडिया इज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। लक्ष्य कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है RBI के द्वारा। टू इम्प्रूव द कॉम्प्लायंस नेचर। MCA 21 कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज हुआ है? तो ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रिलीज। इसका एम है स्पीड करना है एक्सेस टू सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्ट्रीज की सर्विस है उनका एक्सेस कराना है और उसको स्पीड देना इसका उद्देश्य है। स्ट्रेस एसेट सिक्योराइजेशन फ्रेमवर्क जो है किसके द्वारा इश्यू किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का विकास प्राधिकरण कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है नीति आयोग। रैंप स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है MSME से। इसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSME परफॉर्मेंस। किसने टॉप किया है स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया विद $10.8 बिलियन 2022 में? तो ये किया है ऑप्शन ए बेंगलुरु ने, और उसके बाद मुंबई था, फिर गुरुग्राम था। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये किया था DPIIT ने। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, और टाइम इसका था जनवरी 10 से जनवरी 16। व्हील वर्क्स इंडिया स्किल रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एम्प्लॉयबिलिटी से। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जो है एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट होगा 2023 में। और लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट जो कि रोजगार है इंडियंस का, क्या ऐसा सच है? और ये एवोल्यूशन फाउंड हुआ है 50% जो कैंडिडेट हैं ये हमारे इंडिया में एम्प्लॉयबल हैं, और जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज दर्शा रहा है लास्ट ईयर्स के 46.2% से।
इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे डेवलप हो रहा है? तो ये हो रहा है तमिलनाडु में। तो यूनियन मिनिस्टर जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के हैं, इन्होंने अवार्ड किया है RIL के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको सेटअप करने के लिए इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि चेन्नई के पास बनने जा रहा है। और दिल्ली समृद्धि स्कीम किससे संबंधित है? तो ये है म्यूनिसिपल रेवेन्यू। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। बजट 2023 में मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने की बात की जा रही है? 2047, 2040, 2038, 2035। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को बहुत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।